अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैम मीडियम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। यानी हमने हाइड्रोजन एटम के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके रेडियस की डेरिवेशन हम लोगों ने करनी है। ठीक है, ये बोहर ने की थी। ठीक है, बोहर एटॉमिक मॉडल आपने पिछली वीडियो में देख लिया है। बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था, अब उसके अकॉर्डिंग उसने किस तरह से डेरिवेशन की, उस डेरिवेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी जी। सबसे पहले हम करेंगे कुछ सपोजिशंस का मतलब क्या है कि आप सपोज करें कि आपके पास एक एटम है, उसके दरमियान में मौजूद है न्यूक्लियस। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है आपको पता है वो सिर्फ प्रोटॉन्स की वजह से होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो प्रोटॉन का चार्ज हमने कल अभी देखा है, वो होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सिमिलर चार्ज होता है, फ़र्क ये होता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव में होता है वो चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव में वो चार्ज होता है। अब प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है ई और इलेक्ट्रॉन भी के ऊपर चार्ज भी ई है, इसका नेगेटिव में है, प्रोटॉन का होगा पॉजिटिव में। और इसके अंदर कितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, यानी जितने भी प्रोटॉन्स होंगे हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन में तो एक ही होता है, अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई एटम होगा तो उसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे, और वो प्रोटॉन नंबर जो है वो Z, यानी 2 प्रोटॉन्स हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय ये प्रोटॉन का चार्ज 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय इसका चार्ज। ठीक है, तो ZE चार्ज है न्यूक्लियस के ऊपर सपोज करें, और एक इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड एक स्पेसिफिक ऑर्बिट है, फिक्स्ड ऑर्बिट है, उसके अराउंड वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब वो जिस रिवॉल्व कर रहा है तो वो जो रेडियस है वो हमारे पास हमने कंसिडर किया है कि वो R है। ठीक है, ये कंसिडरेशन हमने की है। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है विद वेलोसिटी v, किस वेलोसिटी से, v के साथ। उस इलेक्ट्रॉन को जो मैस है वो स्मॉल m है। ठीक है, हमने देख लिया, और उसके ऊपर चार्ज जो है वो माइनस है। वो इलेक्ट्रॉन जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहा है जिसका मैस m है, वो वेलोसिटी v के साथ रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ रेडियस r एंड न्यूक्लियस कैरीज द चार्ज ZE पॉजिटिव। ये हम लोगों ने कंसिडरेशंस कर ली हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि ये जो पॉजिटिव है न्यूक्लियस और ये जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है। एक इलेक्ट्रॉन को इसके गिर्द रिवॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी ये वाली अट्रैक्शन और वो अट्रैक्शन जो इसे बाहर की तरफ खींच रही है, वो फोर्स जो इसे बाहर की तरफ खींच रही है, और ये वाली अट्रैक्टिव फोर्स ये बराबर हो जाएं। आपने फिज़िक्स के अंदर कूलम्स लॉ एक पढ़ते हैं, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ होता है 2 चार्ज्ड पार्टिकल्स के दरमियान। वो लॉ क्या है, वो लॉ इस तरह से होता है कि अगर आपके पास 2 पार्टिकल्स हैं स्पेस के अंदर मौजूद, दोनों के ऊपर चार्ज है, डजेंट मैटर कि वो चार्ज एक जैसा है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, या दोनों पॉजिटिव हैं या क्या है, उन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी वो किस चीज़ की इक्वल होती है, वो फोर्स इक्वल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के। यानी एक चार्ज अगर Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो ये Q1 इंटू Q2 दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है D, ये इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस फोर्स को हम कहते हैं दिस इज कूलम्स फोर्स। ठीक है, तो कूलम्स फोर्स F कूलम जो है वो 1/, ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम मतलब करते हैं, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 D स्क्वायर के इक्वल होती है। ये कूलम्स फोर्स होती है। जो कायनात में मौजूद कहीं भी 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं तो उनके दरमियान जो फोर्स होगी वो इसके इक्वल होती है। ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। अब यहाँ पर देखें कि ये जो हमने एटम कंसिडर किया है, इसमें इसका न्यूक्लियस भी तो पॉजिटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज है, यानी ये भी दोनों चार्ज पार्टिकल्स हो गए। इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगी, रिपल्शन तो नहीं हो सकती क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस हैं, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू कूलम्स फोर्स। यहाँ पर Q1 हमारे पास है ZE पॉजिटिव और Q2 हमारे पास है E नेगेटिव। ठीक है, तो वो जो कूलम्स फोर्स होगी F कूलम्स, वो किसके इक्वल होगी, 1/4πε0 इंटू, यहाँ पर एक चार्ज है ZE, दूसरा चार्ज है E। हम इसके ऊपर जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे ZE इंटू E। ये इलेक्ट्रॉन का है, ये न्यूक्लियस का है, डिवाइडेड बाय दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करके हमने ये लगाया था। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने कितना कंसिडर किया हुआ है, R के
स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये डी स्क्वायर जो है इन दोनों के केस में यहाँ पर हमने क्या लिया है, आर, दो चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है आर, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास होगी कूलम्स फोर्स। ठीक है, ये वो एक टाइप की फोर्स है जो इन दोनों के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है। कूलम 1/4πε0 इंटू ZE² कह सकते हैं ओवर R²। ये जो है ना, ये वाली हम इसे कहते हैं कि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है 1। ठीक हो गया। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर सिर्फ ये फोर्स नहीं एक्ट कर रही, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक आउटर फोर्स भी एक्ट कर रही है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसे हम FG भी कहते हैं, और वो इक्वल होती है mv² ओवर R के। यानी आपको पता है ना, ये आप लोगों ने फिजिक्स में 10th में पढ़ा था कि एक पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ में घूमता है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं। एक एक्ट कर रही होती है वो फोर्स जो उसे अंदर की तरफ खींच रही होती है, वो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसे दायरे के अंदर घुमाए रखती है, और एक ऑपोजिट फोर्स एक्ट कर रही होती है जो उसको दायरे से बाहर की तरफ खींच रही होती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है। यानी अगर आपने आप स्टोन लें, उसको रस्सी से बांधें, उसको पकड़ के घुमाना शुरू कर दें, जैसे ही आप जहाँ पर उसे छोड़ते हैं वो दूर जाके गिरता है, वो घूमता तो नहीं रहता ना, वो दूर जाके गिरता है। दूर क्यों जाके गिरता है कि उसको वो वाली फोर्स जो आपने अंदर से पकड़ी हुई थी ना, एक फोर्स, दूसरी फोर्स बाहर की तरफ उसे खींच रही थी, जैसे ही आपने उसे छोड़ा बाहर वाली फोर्स उसे खींच के ले गई और वो दूर जाके गिर गया, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थी। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कूलम्स फोर्स है। ठीक है, और उसके ऑपोजिट एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही है, वो mv² ओवर R है। अब इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर पाथ में घूमता ही जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए, यानी ना वो आगे अंदर की तरफ खींच के बिल्कुल इसके साथ नहीं आ रहा और ना ही वो बाहर जा रहा है, वो घूमता जा रहा है इस फिक्स्ड एनर्जी ऑर्बिट के अंदर। तो इसको यहाँ पर घूमने के लिए एक इक्विलिब्रियम की ज़रूरत होती है। तो वो इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, मतलब बाहर वाली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और अंदर वाली जो कूलम्स फोर्स है, वो दोनों जब एक दूसरे के इक्वल होंगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगी, तो फिर इलेक्ट्रॉन इस पूरे ऑर्बिट के अंदर घूमता रहेगा। ठीक हो गया। तो वो जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसे हम कहते हैं कि वो किसके इक्वल है, mv² ओवर R के इक्वल है। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। हम कहते हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन to remain revolving around the nucleus, both forces should be equal, या हम कह सकते हैं should cancel the effect of each other। यानी एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के गिर्द घूमने के लिए ज़रूरी है कि कूलम्स फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, F यहाँ पर लिखें सेंट्रीफ्यूगल, ये शुड बी इक्वल टू F कूलम्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, mv² ओवर R। ठीक है, और जो कूलम्स फोर्स है वो हमने निकाली थी 1/4πε0 इंटू ZE² ओवर R²। अब इसमें एक अननाउन सी टर्म है ये एप्साइलन। व्हाट इज दिस, इसके बारे में आपको बता दूं कि ये होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बस आप इतना इसका याद रखिएगा, और इसकी वैल्यू होती है 8.84 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। ये इसका यूनिट होता है, कूलम स्क्वायर पर जाउल पर मीटर। ये एप्साइलन की जनाब डिटेल है इसकी। ठीक है, अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो गई, mv² ओवर R इज इक्वल टू 1/4πε0 ZE² ओवर R²। इस तरफ R है, इस तरफ R² है, ये R इस R² के एक R से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, mv² which would be equal to 1/4πε0 इंटू ZE² ओवर R। निकालना हमने क्या है, डेरिवेशन ऑफ रेडियस, यानी ये जो रेडियस है इसको हमें इधर लेके आना है, इस पूरे फैक्टर को उठा के इधर ले जाएं। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो R वुड बी इक्वल टू 1/4πε0 इंटू ZE² ओवर mv²। अब यहाँ देखें कि रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान
इन्वर्स रिलेशन आ रहा है। यानी हमारा कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एटम जो है वो न्यूक्लियस के करीब है, यानी उसका आर की वैल्यू कम है, तो वो बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है ना कि एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा होगी। रेडियस कम होगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, और अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो छोटे एटम्स, हाइड्रोजन का एटम जो है उसका एक ही शेल है और वो न्यूक्लियस के करीब तरीन है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है, बजाय इसके कि कोई इसके अलावा फ्रेंशियम या सीजियम का आप कोई भी शेल लें, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत स्लो वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, क्योंकि वो उसका रेडियस बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी उसकी बहुत कम होगी। तो इस रिलेशन से हमें रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान इन्वर्स रिलेशन का पता चलता है कि आर ज़्यादा हो तो वी कम होगा, आर कम होगा तो वी बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हमने चूंकि फाइंड करना है रेडियस, तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हमें इसके अंदर से वेलोसिटी के फैक्टर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब वेलोसिटी के फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए हमें वेलोसिटी की कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी। इससे पहले आप इस इक्वेशन का नाम रख लें। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी। हम इस इक्वेशन का नाम रख लेते हैं जनाब, ये वाली जो इक्वेशन हमने निकाली है, इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब बोहर का एक पोस्टुलेट था जो हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, वो क्या था? हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस शेल के अंदर रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम mv/nh/2 पाई के इक्वल हो। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं कि फ्रॉम फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर, यहाँ से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम फोर्थ पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स मॉडल। क्या है उसका फोर्थ पोस्टुलेट? mvr इज इक्वल टू nh/2 पाई। ठीक है, तो mvr में v को इधर रहने दें आप, और m और r इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को उठाएं और इसके नीचे जाके डिवाइड कर दें। nh/2 पाई mr। अब दोनों साइड्स पे ले लें स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, v स्क्वायर वुड बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आएगा, पाई का स्क्वायर लेंगे तो पाई स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी की वैल्यू। अब ये जो वेलोसिटी की वैल्यू आई है इसे आप यहाँ से उठाएं, ये वाली वैल्यू जो है, और इसको आपने पुट करना है यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में वी स्क्वायर की जगह पे। हम नीचे स्टेटमेंट लिखते हैं, पुटिंग जी, तो उस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हम लोगों ने वी स्क्वायर की वैल्यू रख दी, जो कि आर वुड बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेट ई स्क्वायर जी ई स्क्वायर एम इंटू, ये वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर की जगह पे हमने उसकी वैल्यू रख दी एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ें कैंसिल होंगी उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे ये 4 जो है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 जो है वो 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई जो है वो पाई स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, एम जो है वो एम स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू जी ई स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर, नीचे क्या रह गया हमारे पास, पाई एम और आर स्क्वायर। ये जो थर्ड टर्म है ये यहाँ से उठाएंगे और इसको हम ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो आर जो है ये इक्वल हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर क्या चीज़ आएगी, जेड ई स्क्वायर इंटू पाई एम आर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें कि ये आर है, ये आर स्क्वायर है, तो ये आर इस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक आर यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ क्या है, 1 इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू जेड ई स्क्वायर पाई एम आर। आर को इधर रहने दें, बाकी ये वाली टर्म जो मल्टीप्लाई हो रही है इसको उठाएं तो इधर नीचे ले आएँ, ये जो डिवाइड हो रही है इसको उठाएं ऊपर मल्टीप्लाई के लिए ले जाएं। तो आर वुड बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर जी ई स्क्वायर पाई एम। ये वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, अब फॉर हाइड्रोजन एटम अगर हम बात करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के एटम के लिए जी की वैल्यू 1 की इक्वल होती है, तो आर जो है एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर एच स्क्वायर जी 1 हो जाएगा, पाई एम ई स्क्वायर।
ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा मोर जनरलाइज करते हैं। R इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट h स्क्वेयर पाई m e स्क्वेयर और n स्क्वेयर को हम बाहर लिख देते हैं। एप्साइलन कांस्टेंट है, वैल्यू हमें पता है। h जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, वैल्यू हमें पता है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, हमें पता है। मैस 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम होता है, हमें पता है। ई की वैल्यू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स होती है, ये भी हमें पता है। सारी वैल्यूज़ हमें पता है। एन स्क्वेयर चेंज होगा तो आर चेंज होगा। एन स्क्वेयर और आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो ये सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू एन स्क्वेयर। एंगस्ट्रॉन जो होता है वो होता है 10⁻10 मीटर्स के इक्वल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास n की वैल्यू 1 होगी तो R1 होगा 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू 1 स्क्वेयर, तो ये 0.529 एंगस्ट्रॉन ही वैल्यू आएगी। जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो R2 होगा। इस केस में वैल्यू हमारे पास आती है जनाब 2.11 एंगस्ट्रॉन, यानी हम इसको इसके अंदर रख के हम 2 यानी हम क्या करेंगे 2 स्क्वेयर होगा ना यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा। 4 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है, ठीक है। जब R की वैल्यू 3 होगी तो R 3.529 एंगस्ट्रॉन इंटू 3 स्क्वेयर, तो इस केस में वैल्यू आएगी हमारे पास R3 की 4.75 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। फिर R4 अगर आ जाएं 0.529 एंगस्ट्रॉन और यहाँ पर हम रखते हैं 4 का स्क्वायर एन स्क्वायर की जगह पे, तो ये वैल्यू हमारे पास आती है जनाब 8.4 एंगस्ट्रॉन। R5 हो जाए व्हेन n इज इक्वल टू 5 0.529 एंगस्ट्रॉन इंटू 5 स्क्वायर, तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 13.22 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। तो अब हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। R2 माइनस R1 2.11 एंगस्ट्रॉन माइनस 0.529 एंगस्ट्रॉन, ये वैल्यू आप फाइंड करें। फिर R3 माइनस R2 वैल्यू फाइंड करें 4.75 एंगस्ट्रॉन माइनस 2.11 एंगस्ट्रॉन, वो वैल्यू निकालें x y, और सिमिलरली R4 माइनस R3 करें। तो आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ जो हैं उनमें एक ट्रेंड बन रहा है, और वो ट्रेंड क्या है, R2 माइनस R1 जो वैल्यू आएगी वो छोटी होगी R3 माइनस R2 से, वो छोटी होगी R4 माइनस R3 से, वो छोटी होगी R5 माइनस R4 से। ये एक ट्रेंड है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कंपैरिजन ऑफ रेडियाइज हमें ये बताते हैं कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है एटम्स के दरमियान वो आहिस्ता 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 ज़्यादा होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ज़्यादा होता जाता है। यानी आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, फर्स्ट शेल इसका मौजूद होगा इसके करीब, दोनों का डिफरेंस यानी R2 जो है वो तकरीबन इस तरह से है। फिर इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा, फिर ये थोड़ा सा दूर होगा थर्ड शेल, फोर्थ शेल मज़ीद दूर होगा, फिफ्थ शेल मज़ीद दूर चला जाएगा, और सिक्स शेल जो है वो तो बहुत ही दूर चला जाएगा। कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे हाँ ये जो डिफरेंस हमारा रेडियस इंक्रीज़ करता जाता है तो इनके दरमियान का जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस ये वाला जो है इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस इन दोनों के डिफरेंस से ज़्यादा है। तो ये हमें पता चलता है यहाँ से। नेक्स्ट हमारा है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का, वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है गर्ल्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अगर डेरिवेशन आपको समझ आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।